गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीव विज्ञान में इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोग जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान की शाखाओं, जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं और जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा सजीवों के लक्षण के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो है जैव विविधता। आप देख रहे हैं बायो डाइवर्सिटी। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? विविध प्रकार के जीवधारियों की जो टोटल संख्या है इस पृथ्वी पर, वह जैव विविधता का निर्माण करती है। जैसे आप लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मानव, कुत्ता, बिल्ली, आम, पीपल, बरगद, कटहल, जामुन, विविध प्रकार के पौधे और जंतु देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इनकी संख्या कितनी होगी? एक अनुमान के मुताबिक अब तक लगभग 20 लाख जीवधारियों की खोज हो चुकी है। कितनी? 20 लाख। इन 20 लाख जीवधारियों में लगभग 15 लाख जंतु हैं और 5 लाख पौधे हैं। इसके साथ ही साथ प्रतिवर्ष वैज्ञानिक लगभग 10,000 नए पौधों की खोज, नए पौधों और जंतुओं की खोज कर लेते हैं। कुल जीवधारियों की संख्या बहुत अधिक है। यही विविधता जीवधारियों की जैव विविधता का निर्माण करती है। दूसरा हेडिंग है वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आप सोचिए, कल्पना करिए कि 20 लाख अब तक लगभग ज्ञात जीवधारियों की संख्या है। यदि हम एक जीवधारी का अध्ययन एक दिन में करें तो एक वर्ष में 365 जीवधारियों का अध्ययन करेंगे। यदि मान लेते हैं हम 100 साल तक जीवित रहें और प्रत्येक वर्ष 100 साल तक जीवित रहें, एक दिन में एक जीवधारी का अध्ययन करें तो एक वर्ष में 365 और 100 साल तक जीवित रहते हैं तो 100 साल में हम लगभग 36,500 जीवधारियों का अध्ययन कर पाएंगे। 100 साल तक तो अध्ययन बड़ा मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि हम 5-6 साल की उम्र में पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। 1-2 साल और मान ले, 7-8 साल की उम्र में थोड़ा समझने की स्थिति में होते हैं। 10 साल यूं ही हमारा चला जाता है। यदि 110 साल तक जीवित रहते हैं, 10 साल की उम्र में शुरू करते हैं और 100 साल तक प्रत्येक दिन एक जीवधारी का अध्ययन करते हैं, तब जाकर के हम कहीं 36,500 जीवधारियों का अध्ययन कर पाएंगे। और कुल जीवधारी कितने हैं? 20 लाख। तो हम अपने पूरे जीवन काल तक यदि प्रतिदिन एक जीवधारी का अध्ययन करें तब भी इस धरा पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के बारे में हम पढ़ नहीं सकते हैं, न ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
तो फिर इसी समस्या से उबरने के लिए, इससे निपटने के लिए ही वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। हम कैसे इन सभी द्विधारियों के बारे में जान पाए, या कैसे संभव हुआ? वर्गीकरण की मदद से। अगला टॉपिक जो है वो है वर्गीकी, जिसको सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण, तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभी कभी कभी पूछ देता है कि वर्गीकी के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है, तो नए जीवधारियों की पहचान, उनका नामकरण एवं उनका वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इन तीनों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों की पहचान, उनका नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी को अंग्रेजी में सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं और इसी को टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि टैक्सोनॉमी टर्म सर्वप्रथम किसने दिया था, तो टैक्सोनॉमी वर्ड coined by APD पंडोले। कभी कभी ये पूछा है कि हु फर्स्ट ऑफ ऑल coined द टर्म टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? APD पंडोले एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। आइए वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, जीवधारियों को उनके लक्षणों के समानता एवं असमानता के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। जीवधारियों को उनके लक्षणों की समानता एवं असमानता के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, आपको 100 पेन दे दिया जाए, उसी में बॉल पेन भी हो, जेल पेन भी हो, स्केच पेन भी हो। पहले तो सभी पेन हैं, इसके बाद आप वर्गीकरण करेंगे। बॉल पेन सब अलग रख लेंगे, जेल पेन अलग रख लेंगे, स्केच पेन अलग रख लेंगे। उसके बाद फिर से वर्गीकरण करेंगे। बॉल पेन में कौन ब्लू कलर की कितनी पेन है, ब्लैक कलर की कितनी है, रेड कलर की कितनी है। इसी तरीके से जेल पेन में भी ब्लैक, ब्लू, रेड कितने हैं, इसी तरीके से स्केच पेन में भी। तो वर्गीकरण में यही किया जाता है, जीवधारियों को उनके लक्षणों की समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है और उस समूह के किसी एक जीवधारी का अध्ययन कर लेते हैं तो उस समूह के अन्य सभी जीवधारियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कल्पना करिए, एक हम पक्षी का अध्ययन कर लें। ढेर सारे पक्षियां हैं, सभी पक्षियों का अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन किसी एक पक्षी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर लें तो शेष पक्षियों के बारे में एक मोटी मोटा हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें कैसे पोषण होता होगा, कैसे श्वसन होता होगा, कैसे उत्सर्जन होता होगा, कैसे प्रजनन होता होगा, उनके शरीर की बनावट के बारे में, कैसे उड़ते हैं, इसके बारे में एक मोटी मोटा जानकारी हो जाएगी। किसी एक मछली के बारे में हम अध्ययन कर ले अच्छे से, तो शेष अन्य मछलियों के शरीर की बनावट, उनकी संरचना, उनके आंतरिक संरचना के बारे में हम दिमाग में एक फिगर बना सकते हैं। तो वर्गीकरण से ये हमें फायदा होता है। अब आइए वर्गीकरण की पद्धति, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 3
मुख्य पद्धति है वर्गीकरण की कृत्रिम, प्राकृतिक और जाति वृत्तीय। कृत्रिम पद्धति वह पद्धति जो सिर्फ एक या कुछ लक्षणों पर आधारित होती है, वर्गीकरण की उस पद्धति को हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं। प्रारंभ में लिनियस ने सभी जुधारियों को दो समूहों में बांटा था। प्लांट्स और एनिमल्स, और इनके वर्गीकरण का जो आधार था एक या दो लक्षण था, जिनमें पर्णहरिण पाया जाता था, जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती थी, उन्हें पौधों के अंतर्गत रखा गया। जिनमें पर्णहरिण नहीं होता था, जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी, उनको जंतुओं के अंतर्गत रखा गया। इसी तरीके से थियोफ्रास्टस ने सभी पौधों को 3 श्रेणियों में बांटा था। हर्ष, श्रब, ट्री। हर्ष झाड़ी, हर्ष मतलब साख, जिन पौधों के तने कोमल थे उनको साख की श्रेणी में रखा गया। जैसे सरसों और मटर के पौधे आपने देखा होगा, उनका तना कोमल होता है, उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। श्रब, जो पौधे छोटे होते हैं, जिनका तना कठोर होता है, उन्हें श्रब कहा जाता है। गुलाब आपने देखा होगा, ये श्रब की श्रेणी में आते हैं, झाड़ी बोलते हैं हिंदी में। और जो पौधे जिनके तने कठोर थे, लंबे थे, उन्हें वृक्ष में रखा गया। पीपल, बरगद, जामुन, नीम, आम, वो सब वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो कृत्रिम पद्धति, ये आपके थियोफ्रास्टस ने दिया था, और इसको किसने दिया था? लिनियस। दूसरा है प्राकृतिक पद्धति। इसमें जुधारियों का वर्गीकरण कई लक्षणों को ध्यान में रख करके किया जाता है। जब एक साथ कई लक्षणों को ध्यान में रख करके वर्गीकरण किया जाता है, तो ऐसे वर्गीकरण को प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण कहा जाता है। बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण है वह इसी पद्धति पर आधारित है। इसका वर्गीकरण बेंथम और हुकर, वैज्ञानिक है बेंथम और हुकर, इनका जो वर्गीकरण है वह प्राकृतिक है। तीसरा है जाट वृत्तीय पद्धति। जाट वृत्तीय पद्धति में जुधारियों का वर्गीकरण जैव विकास पर आधारित होता है। जाट वृत्ति यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यह किस पर बेस्ड होता है? जैव विकास पर। ओसवाल्ड, टिप्पो, हचिंसन, तख्ताजान, कई और वैज्ञानिकों ने जाट वृत्तीय वर्गीकरण दिया है। तो आप वर्गीकरण की जो तीनों पद्धति हैं, इसे दिमाग में बैठा लें, पढ़ लें, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे